बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपके सामने ये एग्जांपल है जो मैंने आपको कल होमवर्क में दी थी। उम्मीद है आपने होमवर्क वाली एग्जांपल तो कवर कर लिया। नाउ अब अगर हम ये कहते हैं जनाब इस एग्जांपल को हम कवर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर हम इस तरह की कोई एग्जांपल लें और उस एग्जांपल के अंदर हम ये एज्यूम करें कि एक बंदे के पास फॉरेन सोर्स इनकम भी है और एक बंदे के पास जो है एक बंदे के पास फॉरेन सोर्स इनकम भी है और एक बंदे के पास फुल टाइम टीचर वाली सैलरी भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसके पास फॉरेन सोर्स इनकम है और उस पर वो डबल टैक्स फेस कर रहा है तो फिर वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करेगा। और क्या कहते हैं जनाब, फुल टाइम टीचर होने की बिना पर जो वो सैलरी अर्न कर रहा है उस सैलरी पर वो फुल टाइम टीचर अलाउंस भी क्लेम करेगा सैलरी पे बनने वाली टैक्स लायबिलिटी पर। तो क्या दो दो चीजें इकट्ठी हो सकती हैं? इस वॉइस इशू है, अभी भी वॉइस इशू है। रिकॉर्डिंग मैंने दोबारा रिज्यूम कर दी। ठीक है, नाउ तो अज्यूम कर लेते हैं हम सिचुएशन। मिस्टर ए टैक्सेबल इनकम मिस्टर ए टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर 2020। ठीक है जी। सैलरी एज फुल टाइम टीचर 3,600,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 200,000। ठीक है। फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम 1 मिलियन। टोटल इनकम टोटल इनकम कितनी है बताइए? टोटल इनकम सब लोग बताइए, सम बताइए टोटल इनकम का। What is the sum of total income? 4,800,000 less zakat paid. Zakat obviously मैंने assume की under zakat and ushur ordinance. $150,000 और taxable income आएगी 4,650,000। अच्छा, ये मैंने एक एग्जांपल ली था कि मैं एक वक्त में आपको दोनों रिबेट सिखा सकूं, आपको एक आइडिया जनरेट हो जाएगा कि दो रिबेट्स किस तरह वर्कआउट करें। जवाब देंगे बेटा? तो जरा बताइए 4,650,000 जो इसकी टैक्सेबल इनकम है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, सैलरीड केस या नॉन सैलरीड? क्विक। 3,600,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 4,650,000 से। अगर ये इस टैक्सेबल इनकम का 75% से ज्यादा बनता है तो ये सैलरीड केस है। अगर ये 75% के बराबर बनता है या उससे कम बनता है तो ये नॉन सैलरीड केस है।
तो देखिएगा बेटा, ये आपको एक केस दे दिया, सैलरी एज अ फुल टाइम टीचर 3,600,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 200,000, फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम 1 million, total income 4,800,000, zakat under zakat and ushar ordinance 150,000, taxable income 4,650,000। अब बताइए टैक्स लायबिलिटी कौन सा केस बना, सैलरीड केस या नॉन सैलरीड केस? टैक्स लायबिलिटी में कौन सा केस बना, सैलरीड केस या नॉन सैलरीड केस? जवाब दीजिए। सैलरीड केस है या नॉन सैलरीड केस है? सैलरीड केस है। तो हमें सैलरीड वाले स्लेब में जाना पड़ेगा इसको वर्कआउट करने के लिए, ऐसे ही है। अच्छा जी, जब हम सैलरीड वाले स्लेब में जाते हैं तो ये कैटेगरी नंबर 2 हो जाती है ना। तो ये कहाँ फॉल करता है, ये फॉल करता है स्लेब नंबर 6 में। जरा देखिए 3,500,000 तक कितना टैक्स है, 370,000, और जो अमाउंट 3.5 मिलियन से एक्सीड कर रहा है उसका निकालना है 20%, ऐसा ही है। जवाब दीजिएगा बेटा। ओके ना, जरा इसकी टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कर लेते हैं। कॉमेडी का मिस्टर ए, टैक्स लायबिलिटी सैलरीड केस। ठीक है जी, तो टैक्स ऑन रुपीज 3,500,000 कितना था बताइए, 3,500,000 पे कितना टैक्स था, 370,000। उसके बाद टैक्स ऑन रुपीज जो अमाउंट एक्सीड कर रहा है वो कितना है, 1 मिलियन, 11 मिलियन, सॉरी 1.1 मिलियन एंड 50,000, 1 मिलियन 150,000, 1 मिलियन 150,000 का कितना परसेंट, 20%। कितना बना इसका 20%, 2,30,000। टोटल कीजिएगा इसको, टोटल कितना आता है, 30 ऊपर गया 4, 6 लाख रुपए। अच्छा, अब इस केस में अगर इसने फॉरेन सोर्स इनकम पर फॉरेन में टैक्स पे कर दिया और उसको पाकिस्तान में भी टैक्स पे करना है तो डबल टैक्स फेस कर रहा है, तो इस तरह ये फुल टाइम टीचर भी है और फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करेगा। तो एक वक्त में इसके पास कितने रिबेट्स आ गए, 2 रिबेट्स आ गए। तो रिबेट हमने क्लेम करने उसी तरतीब से हम उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने क्लेम करना है इसमें से फुल टाइम टीचर अलाउंस लेस फुल टाइम टीचर अलाउंस। इसकी कर लें आप वर्किंग। वर्किंग नंबर 1,
फुल टाइम टीचर अलाउंस। ठीक है, तो फुल टाइम टीचर अलाउंस निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सैलरी पे टैक्स वर्कआउट करना होगा, और सैलरी कितनी है 3,600,000। तो आप 3,600,000 जब टैक्स वर्कआउट करेंगे तो 3,600,000 में आपको टैक्स निकालना होगा, टैक्स ऑन रुपीज 3,500,000, वो तो यही बनेगा 3,70,000। और उसके बाद टैक्स ऑन रुपीज 100,000 एट 20%, कितना बनेगा 20,000। जो अमाउंट आएगा वो कितना बनेगा 3,90,000। तो 6 लाख में सैलरी पे बनने वाला टैक्स कितना है 3,90,000। इसका कितना परसेंट हमें रिबेट मिलेगा, इसका कितना परसेंट हमें रिबेट के तौर पे मिलेगा बताइए सब लोग, इसका कितना परसेंट हमें रिबेट के तौर पे मिलेगा, प्लीज रिस्पॉन्स बताइए। फुल टाइम टीचर अलाउंस हम कितने परसेंट से क्लेम करते हैं 25% से। गुड, तो आप निकाल लें 25% ऑफ अब कितना अमाउंट बना 3,90,000 का 25% कितना बना 3,90,000 का 25% कितना बना, कैलकुलेट करके बताइए प्लीज। 97,500। ठीक है 97,500। तो 97,500 को हमने क्लेम कर लिया बतौर व्हाट, फुल टाइम टीचर अलाउंस। अब बताइए 6 लाख में से 97,500 की रिडक्शन करने के बाद जो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी बची है वो कितनी बची है 5,02,500। 5,02,500 ऐसे ही सही है। अच्छा, अब इस पे से लेस क्या होगा, इसमें से लेस होगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट, जिसको हम कर लेते हैं वर्किंग नंबर 2। ठीक है, वर्किंग नंबर 2 फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब आप बताइए जरा नंबर 1 ऑप्शन हमारे पास क्या है, फॉरेन टैक्स पेड। मान लेते हैं कि वो फॉरेन टैक्स पेड कितना है 1,00,000 रुपए, ये मैंने अज्यूम किया है। ऑब्वियसली जो भी क्वेश्चन होगा आपको बताएगा। या मान लें कि हमने फॉरेन सोर्स इनकम जो कि 1 मिलियन थी उस पर 10% फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है, ये मैंने क्वेश्चन में अज्यूम कर लिया 10%, लाख रुपए हमने वहां टैक्स पे किया। ठीक है, ओके। उसके बाद नंबर 2 पाकिस्तान टैक्स पेएबल एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करना है, A/B मल्टीप्लाइड बाय C। याद है? नाउ व्हाट इज A, नाउ व्हाट इज A, अब बताओ A क्या होगा।
तो उधर लिखा हुआ था टैक्स लायबिलिटी बिफोर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। हाँ, टैक्स लायबिलिटी बिफोर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। हमेशा ये देखो फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से पहले वाली टैक्स लायबिलिटी कितनी है। तो बताइए फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से पहले कितनी टैक्स लायबिलिटी है? 5,02,500। तो अब आपका ए जो बनेगा वो बनेगा 5,02,500 डिवाइड बाय बी होगा। बी है आपकी टैक्सेबल इनकम जो कि कितनी है? 4,650,000 और मल्टीप्लाई बाय सी होगा। सी क्या है आपकी? फॉरेन सोर्स इनकम जो कि कितनी है? 1 मिलियन। जवाब दीजिए आंसर क्या आता है? आंसर क्या आता है? जब 5,02,500 को आपने डिवाइड किया 4,650,000 से मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या, तो आंसर क्या आया? तो आंसर आया 1,08,064 64 108,064। तो क्या करना है? लोअर लेना है आपने, लोअर ऑफ अबव। लोअर क्या आ गया? 1,00,000 आ गया। तो 1,00,000 को आपने क्लेम कर लिया, बताओ फॉरेन टैक्स पे। ठीक है, अब आंसर क्या बचा? 4,02,000। ये टैक्स आप पर नेट बना। अगर आपने अब तक कोई टैक्स पे नहीं किया तो इतना चालान बनाकर टैक्स पे कर दे, और अगर आप इसमें से एडवांस में ही पहले टैक्स पे कर चुके हैं तो उसको क्लेम कर लें। ठीक है, चाहिए आपको एडवांस टैक्स वाली बात समझ में आती है सब स्टूडेंट्स को? ऐसा नहीं होता कि सैलरी हमें मिलती है और सैलरी पर हम पहले ही एडवांस में टैक्स दे चुके हो, और सैलरी पर जो सैलरी हमें मिलती है वो टैक्स कटने के बाद मिलती है आमतौर पर। तो हो सकता है बाज ट्रांजैक्शन ऐसी हो, बाज इनकम ऐसी हो जिस पर हमारा टैक्स पहले ही कट चुका हो, वो हम एडवांस में उस साल का टैक्स पे कर चुके हो, लेकिन उस टैक्स को हम क्लेम कर लेंगे जब हम ये डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे रिटर्न ऑफ इनकम। और टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त हम उस एडवांस टैक्स को अपनी लायबिलिटी से एडजस्ट कर देंगे कि भाई हम मानते हैं हम पे टैक्स बना 4,02,500, लेकिन चूंकि हम इसको एडवांस में पे करके आ चुके हैं तो लिहाजा हमें इसके ऊपर मजीद कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर ये पूरा एडवांस पे पेड है। तो अब इसमें 3 सिचुएशन बनती है बेटा। फर्ज कर लीजिए आप 4,02,500 एडवांस में पे करके आ चुके हैं, तो फिर आपका टैक्स पेएबल निल हो जाएगा। निल मतलब कि आपको फर्दर कोई टैक्स नहीं देना, जितना टैक्स आप पे बनता है वही आप पूरा पे कर चुके हैं। फर्ज करें आपका जो एडवांस में पेड टैक्स है वो बनता है 3,00,000 रुपए, तो आप पर लायबिलिटी बनी 4,02,500 और आप एडवांस में पे करके आ गए 3,00,000 रुपए, तो अभी आप पर नेट लायबिलिटी बचती है 1,02,500 की, वो आप पे कर दे चालान बनाकर। और एक तीसरा कंडीशन ये बनता है इसके अंदर कि आप पर टैक्स लायबिलिटी बनी थी 4,02,500 और आप एडवांस में टैक्स पे करके आ गए थे 5,00,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो आपने अब अपने ऊपर बनने वाली टैक्स लायबिलिटी जो थी उससे ज्यादा टैक्स पे कर दिया। तो अगर आपने टैक्स पे कर दिया 5,00,000 जो हालांकि आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी 4,02,500, तो आपने अपनी लायबिलिटी से ऊपर टैक्स पे किया एक्सेस, तो एक तरह से आपका टैक्स प्रीपेड हो गया, मतलब एक्सेस हो गया। तो वो जो एक्सेस टैक्स है 97,500 से वो आपके लिए रिफंडेबल है। रिफंडेबल आप उसको गवर्नमेंट से क्लेम कर लें या रिफंड ले लें या उसको अगले साल के टैक्स में से कटवा लीजिएगा, 2 ऑप्शन आपके पास हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टैक्स लायबिलिटी को फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो हमारे पास 3 आउटकम हो सकते हैं कि एडवांस में जो टैक्स पे किया है उससे हमारी टैक्स लायबिलिटी या तो निल हो जाएगी, या एडवांस में जो टैक्स पे किया है उसको एडजस्ट करने के बाद हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी बचेगी तो हमें एक्सेस पे करना होगा। और अगर एडवांस में जो हमने टैक्स पे किया है वो हमारी अवेलेबल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा, तो नेट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और वो नेगेटिव का मतलब ये है कि वो हमें रिफंडेबल है, हम उसको वापस लेंगे, या फिर हम उसको अगर वापस नहीं लेते तो हम उसको अगले साल के टैक्स से एडजस्ट करवा लेंगे।
चाहिए आपको सारी बातें समझ में आती हैं बेटा? मैं सबसे पूछ रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 रिबेट्स मिलाकर क्लेम करना आए होंगे और ये आपको आइडिया अच्छा हो गया होगा जनाब कि भाई ये किस तरह हम उसको, अब इस तरह हम जितने भी रिबेट्स पढ़ेंगे हम ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे इसमें हम सारे रिबेट्स को वर्कआउट कर रहे हो। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ। ठीक है जी, आज का जो हमारा तीसरा रिबेट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब तक हम 2 रिबेट्स पढ़ चुके हैं और जो हम तीसरा रिबेट पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिबेट ऑन डोनेशन। रिबेट ऑन डोनेशन, क्या बोल रहे हैं बेटा? रिबेट ऑन डोनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको समझा दूं, जरा इधर आ जाइएगा सब लोग, बोर्ड पर आप देख लें एक चीज, वो बात क्या समझने वाली। डोनेशन 2 किस्म के हैं टैक्स में। एक डोनेशन अलाउंस है, एक डोनेशन रिबेट है। अलाउंस और रिबेट, अगर डोनेशन फॉल कर जाता है अलाउंस वाली कैटेगरी में तो वो क्या है? वो बन जाएगा रिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम। ठीक है, और अगर डोनेशन फॉल करता है रिबेट वाली कैटेगरी में तो वो बन जाएगा डिडक्शन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी, नॉट टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी। ये गलती है। अलाउंस टोटल इनकम को रिड्यूस करेगा टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम, रिबेट जो होगा वो डिडक्शन फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है बेटा आपको यहाँ तक? तो इसका मतलब डोनेशन जो है वो 2 किस्म के हो गए, एक अलाउंस वाली कैटेगरी वाला और एक रिबेट वाली कैटेगरी वाला। तो अगर डोनेशन फॉल करता है अलाउंस वाली कैटेगरी में तो हम उसको टोटल इनकम से माइनस करें, उसको हम रिबेट ना माने, उसका फिर टैक्स लायबिलिटी से ताल्लुक नहीं होगा। और जो डोनेशन फॉल करता है रिबेट वाली कैटेगरी में उसको हम टोटल इनकम से माइनस नहीं कर सकते बल्कि उसको कैलकुलेट करके हम अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं बात, वो डोनेशन कौन सा है? रिबेट वाला। ठीक है, तो डोनेशन रिबेट वाली कैटेगरी में फॉल करता है सबसे पहले, फिर हम अलाउंस को भी पढ़ लेंगे, दोनों बातें साथ करने जा रहे हैं। ये थोड़ा टेक्निकल एरिया आप यहाँ पे देखिएगा जरा। ठीक है, तो जब भी आप कोई रिबेट पढ़े तो उसमें सबसे पहले देखें कि रिबेट के लिए एलिजिबल कौन है। जैसे एग्जाम्पल, अब हमें मुख्तलिफ हेड्स पढ़ने को मिलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। अगर लॉ बोल दे आ पर्सन, तो आप पर्सन बोलने का मतलब ये है कि पर्सन अब कितनी किस्म के होते हैं? 3। हर पर्सन के कितने स्टेटस होते हैं? 2। तो पर्सन चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एओपी हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, जब लॉ ने आ पर्सन बोल दिया तो उसका स्टेटस कुछ भी हो, उसका पर्सन बतौर पर्सन वो इंडिविजुअल हो, बतौर पर्सन वो एओपी हो, बतौर पर्सन वो कंपनी हो, तो हर किस्म का पर्सन इस काम के लिए क्या हो गया? एलिजिबल हो गया। लॉ ने बोला आ पर्सन, द की पॉइंट इज आ पर्सन, इट मींस एवरी पर्सन is eligible for this rebate, whether he is an individual or an AOP or a company, or his status is resident or non-resident। पर्सन बोला, कहीं पे लॉ बोलेगा रेजिडेंट पर्सन, कहीं पे लॉ बोलेगा पर्सन अदर देन अ कंपनी,
ठीक है, तो जरा आप इस बात को अच्छी तरह समझिएगा। अब पिछले रिबेट जरा देख लीजिएगा कि देखो फुल टाइम टीचर तो जाहिर सी बात है, टीचर जो होगा या सैलरी अर्न करने वाला कौन होगा, इंडिविजुअल होगा। तो फुल टाइम टीचर अलाउंस जो है वो इंडिविजुअल के लिए और तमाम इंडिविजुअल के लिए नहीं, जो सैलरी अर्न करता हो और फुल टाइम टीचर भी। ठीक है, वो कंडीशन सारी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसमें आप पढ़िएगा दोबारा गौर और फिक्र करके जनाब कि उसमें पर्सन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये तमाम बातों पे गौर करना बड़ा जरूरी है। तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं रिबेट ऑन डोनेशन। रिबेट ऑन डोनेशन का मतलब क्या जनाब, कि हम डोनेशन पे करने की वजह से एलिजिबल हो गए कि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर दें। यानी हुकूमत जो है वो डोनेशन को प्रमोट करना चाह रही है इस तरीके से कि लोग क्या करें, अपनी जेब से भी पैसा खर्च करें। ठीक है, और पाकिस्तान में आप जानते हैं डोनेशन ज़्यादा चलता है। अभी आप देख लें, सिनेरियो हमारे सामने, गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद मिल रही है या प्राइवेट लेवल पर डोनेशन चल रही है, ये आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी। अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट और रिबेट ऑन द डोनेशन। अगर कोई भी शख्स डोनेशन पे करता है तो वो एलिजिबल होगा टैक्स क्रेडिट के लिए, रिबेट के लिए, यानी कि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकता है। लेकिन शर्त क्या है, इन कैश थ्रू बैंकिंग चैनल। अगर वो डोनेशन कैश फॉर्म में दे रहा है तो वो बैंकिंग चैनल की शक्ल में देगा। और बैंकिंग चैनल का मतलब क्या है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। और अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर क्या होता है, क्रॉस चेक के थ्रू होता है। ठीक है, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा, या कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बैलेंस। अगर आपने क्रॉस चेक नहीं लिखा बल्कि आपने ओपन चेक लिखा, तो ओपन चेक तो आपने लिखा, पेमेंट आपके अकाउंट से हुई, लेकिन अगली पार्टी ने तो वो काउंटर पे कैश करवा ली ना, तो फिर वो ओपन चेक में अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो कैश फॉर्म में दें और थ्रू बैंकिंग चैनल दें, ताकि ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया सके कौन से अकाउंट से पेमेंट गई है, किसके अकाउंट में पेमेंट गई है। ठीक है, ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा सके। जिसको डोनेशन मिला है वो छुपा तो नहीं रहा है डोनेशन को, वो इस डोनेशन को किस काम में ले रहा है। यानी हुकूमत जो है इस तरह से डोनेशन को कंट्रोल करना चाह रही है। तो डोनेशन इन कैश थ्रू बैंकिंग चैनल, या फिर आप डोनेशन इन काइंड दें। किसी स्कूल को फर्नीचर की जरूरत है, फर्नीचर डोनेट कर दें। किसी हॉस्पिटल्स को फर्नीचर की जरूरत है, बेड चाहिए, या किसी हॉस्पिटल में एसी लगवा दें, व्हील चेयर प्रोवाइड कर दें, वहां पर मेडिसिन प्रोवाइड कर दें, एडी को एम्बुलेंस दे दें। ठीक है, खाने पीने का सामान फराम कर दें, फूड प्रोवाइड कर दें। तो इसका मतलब क्या है, डोनेशन कैश में भी पे हो सकता है और डोनेशन इन काइंड भी हो सकता है। अगर डोनेशन इन कैश है तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए। इन काइंड का मतलब क्या है, दैट इज एनी प्रॉपर्टी गिवन बाय द पर्सन टू द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है, अगर हम गौर करें तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि डोनेशन के लिए एलिजिबल कौन हो सकता है। हमने कहा कोई भी शख्स। कैसे हो सकता है, अगर वो कैश पे करे थ्रू बैंकिंग चैनल। मोड पहले बताया, हु इज एलिजिबल, पर्सन। सेकंड नंबर पे क्या बताया, व्हाट इज द मोड ऑफ डोनेशन। द मोड ऑफ डोनेशन शुड बी कैश थ्रू बैंकिंग चैनल और इन काइंड। अब डोनेशन किसको दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डोनेशन देने वाला पर्सन सही है, मोड ऑफ डोनेशन सही है, लेकिन जिसको डोनेशन पे कर रहा है वो अगर इस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो तब भी आप डोनेशन के लिए, रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसका मतलब हर पर्सन एलिजिबल होगा डोनेशन देने पर अगर वो कैश थ्रू बैंकिंग चैनल दे रहा है, लेकिन वो किसको दे रहा है ये भी मैटर करता है। तो अब लिखा हुआ आता है, एनी प्रॉपर्टी इज गिवन बाय द पर्सन टू द फॉलोइंग। नंबर 1, एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। क्या हैदराबाद बोर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद, क्या बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड को आप डोनेशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप हैदराबाद बोर्ड को डोनेशन देते हैं, अगर आप कराची इंटरमीडिएट बोर्ड को डोनेशन देते हैं, ठीक है, इस तरह फेडरल बोर्ड को, तो जितने भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो आगा खान बोर्ड क्यों ना हो, तो एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अगर आप किसी भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को डोनेशन देते हैं तो आप रिबेट के लिए क्या होगा, एलिजिबल हो गए। देखिए अब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं।
आपने हैदराबाद बोर्ड को 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया, तो जिसको दिया वो इस लिस्ट में मौजूद है, कंडीशन पूरी हो गई। जिसने दिया वो इंडिविजुअल था, अब उसका स्टेटस कुछ कोई भी हो। लेकिन अगर आपने वो कैश दिया है लिफाफे में बंद करके, एनवेलप में रखकर, तो आपने बैंकिंग चैनल वाली कंडीशन मीट नहीं की, यानी आपने मोड फॉलो नहीं किया। तो क्या आप इस रिबेट के लिए एलिजिबल हुए? क्या आप इस रिबेट के लिए एलिजिबल हुए? प्लीज सबसे पूछ रहा हूं, क्या आप इस रिबेट के लिए एलिजिबल हुए? नो। इसका मतलब डोनेशन देने वाला भी देखना है, डोनेशन का मोड भी देखना है, और डोनेशन किसको मिल रहा है ये भी देखना है। अगर आपने हैदराबाद बोर्ड को, कराची बोर्ड को 5 लाख रुपए डोनेशन दिया, लेकिन क्रॉस चेक के थ्रू दिया, तो क्या आप इस डोनेशन के लिए एलिजिबल हो गए? यस हो गए। पर्सन भी हैं आप, मोड भी सही है, और आप जिस जिस पर्सन को डोनेशन दे रहे हैं वो कौन है, वो इस कैटेगरी में मौजूद है, बताई जा रहा है। उसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में आपने डोनेशन दिया, एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ, ठीक है जी। उसके बाद नंबर बी, अब ये तो हो गया बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज। क्या स्कूल, कॉलेजेस, इसके अलावा हॉस्पिटल्स ये नहीं होंगे? ये भी होंगे। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल इन पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड और रन बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो चाहे फेडरल गवर्नमेंट के मातहत चलता हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मातहत चलता हो, चाहे बल्दियाती हुकूमत के मातहत चलता हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई हॉस्पिटल हो, अगर इन तीन में से किसी भी एक गवर्नमेंट के मातहत चलता है, तो आप उसको अगर डोनेशन देते हैं थ्रू बैंकिंग चैनल या इन काइंड, तो आप क्या हो जाएंगे? रिबेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा जी, आपने जिना हॉस्पिटल को, आपने सिविल हॉस्पिटल को कोरोना टेस्ट किट्स क्या की डोनेट की, क्या आप रिबेट के लिए एलिजिबल हो गए? आपने कोरोना की टेस्ट किट्स क्या की डोनेट की? जवाब दें। ये डोनेशन इन कैश हुआ या इन काइंड हुआ? ये डोनेशन इन कैश हुआ या इन काइंड हुआ? ये डोनेशन इन कैश हुआ या इन काइंड हुआ? इन काइंड हुआ। तो इन काइंड डोनेशन तो बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं जाएगा ना बेटा। इन वो तो कैश के लिए बैंकिंग चैनल चाहिए ना बेटा। मैं किट्स कैसे भिजवाऊंगा बैंक के अकाउंट टू अकाउंट? डोनेशन इन काइंड के लिए बैंकिंग चैनल रिक्वायर्ड थोड़ी है बेटा, वो तो कैश के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं कोरोना किट डोनेट करता हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, जिना हॉस्पिटल को, सिविल हॉस्पिटल को, क्या मैं इस रिबेट के लिए एलिजिबल हो गया? जबरदस्त, बेहतरीन। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी आ गया, यूनिवर्सिटीज भी आ गई, वो इंस्टीट्यूट्स जो, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल जिनको कौन रन करता है, फेडरल, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट, ये भी आ गए। अच्छा जी, अब उसके बाद तीसरे नंबर पर है कि यार अगर मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को डोनेशन देता हूँ, अगर मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को डोनेशन देता हूँ, अगर मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को कोरोना की किट्स डोनेट करता हूँ, मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल को कोरोना किट डोनेट करता हूँ, मैं आगा खान को कोरोना की किट्स डोनेट करता हूँ, या मैं कैश डोनेशन देता हूँ इन सब इदारों को थ्रू बैंकिंग चैनल, तो क्या मैं इस रिबेट के लिए एलिजिबल हुआ? अब तक की नॉलेज के हिसाब से आंसर इज नो, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनका कोई ना कोई ऑनर होगा और वो प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पॉइंट नंबर सी में फॉल कर जाए, पॉइंट नंबर सी क्या है, तवज्जो देखिएगा, एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर अगर वो इदारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है प्लस वो अप्रूव बाय टैक्स अथॉरिटीज है, यानी वो डोनेशन पर्पस के लिए टैक्स अथॉरिटीज ने क्या किया, उसको अप्रूव किया हुआ है, एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस,
मदरसा क्या है? मदरसा मदरसा क्या है? मस्जिद क्या है? मदरसा मस्जिद प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन? मदरसा या मस्जिद जो है वो प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन? जवाब दें। अच्छा, अब मैंने मस्जिद में चंदा दिया, वो चंदा जो मैंने जुम्मे की नमाज में दिया कैश फॉर्म में, वो तो मोड ही फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैंने मस्जिद को मदरसे को चेक बना के दे दिया, तो क्या मैं मस्जिद या मदरसे को चेक जो दूंगा इन थ्रू बैंकिंग चैनल, या मस्जिद को सीमेंट की बोरियां चाहिए मस्जिद एक्सटेंशन के लिए, या मदरसे को एक्सटेंशन के लिए सीमेंट की बोरियां चाहिए, मैंने इन काइंड डोनेशन दे दिया, तो या तो मैं मस्जिद या मदरसे को कैश फॉर्म में डोनेशन दे रहा हूँ थ्रू बैंकिंग चैनल, या मैं मस्जिद या मदरसे को डोनेशन दे रहा हूँ इन काइंड। तो बताइए दोनों सूरतों में क्या मैं मस्जिद और मदरसे को डोनेशन दे के रिबेट के लिए एलिजिबल हो गया? आंसर इज यस, हो सकता है। गुंजाइश निकालें। एक शर्त है, यस, यस का मतलब क्या है? शर्त है, शर्त। अगर वो मदरसा या मस्जिद अप्रूव्ड है टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है, तो हमें एग्जाम में बात पॉजिटिव रखनी है। जब हमें पता है कि हमें 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 नेगेटिव सेंस नहीं देना एग्जाम में, हमने कहा इफ दिस मदरसा और मस्जिद is approved by tax authorities, then we are eligible for donation. However, normally madrasas or masjids are not approved by tax authorities. Therefore what? We may not be eligible for rebate on donation. तो बात ऐसी करें एग्जामिनर एग्जाम में कि बात में परफेक्शन दिखाई दे, जवाब लगे सॉलिड जवाब दे रहे हैं आप एग्जाम, गुंजाइश निकाल भी दें और कहानी सुना भी दें। तो अगर आमतौर पे मदरसा मस्जिद जो है अप्रूव बाय टैक्स अथॉरिटी नहीं होती तो हम रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं हुए। लेकिन अगर वो मदरसा बड़े लेवल का मदरसा है और बाकायदा उसका ऑडिट वगैरह होता है, उनके ऑडिट परफॉर्म किए जाते हैं, तो जो इदारे अप्रूव बाय टैक्स अथॉरिटीज होते हैं, उन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बाकायदा ऑडिट परफॉर्म होता है। कितना खजाना आया भाई, कितना डोनेशन आया, कहाँ से आया, पता तो लगे बेटा कौन फाइनेंस कर रहा है आपको। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई बाहर से फाइनेंस कर रहा हो और आप किसी और एक्टिविटी में लगे हुए एंटी मतलब रिलीजियस क्या अपने मुल्क के मुखालिफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। बहरहाल मैं कहीं फिर कहीं और निकल जाऊंगा। तो मतलब शर्त ये कि है यार वो मदरसा और मस्जिद जो हो अप्रूव बाय टैक्स अथॉरिटीज हो, तो फिर वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। और फिर मैंने जो डोनेशन दिया वो कैश थ्रू बैंकिंग चैनल हो, और उसके बाद फर्दर ठीक है, तो अगर और या इन काइंड दे दिया, ओके ना। एजुकेशन, अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के स्कूल्स कॉलेजेस तो पॉइंट नंबर बी में कवर हो गए ना। अब अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल आमतौर पे क्या है, प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक इदारा प्राइवेटली चल रहा हो और वो नॉन प्रॉफिट बेस्ड हो? बहुत सारी एनजीओ स्कूल चलाती है, चलाती है कि नहीं चलाती? तो अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि नॉन प्रॉफिट है और वो अप्रूव बाय टैक्स अथॉरिटीज है और उसका आप कैश थ्रू बैंकिंग चैनल क्या करते हैं, पे करते हैं या डोनेशन इन काइंड देते हैं, तो आप रिबेट के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। चैरिटेबल, सैलानी वेलफेयर, सैलानी, तो अगर मैं सैलानी को डोनेशन देता हूं, ठीक है, तो अगर सैलानी को डोनेशन देता हूं, ईदी को डोनेशन देता हूं, तो ये बनाए गए हैं इदारे चैरिटेबल और वेलफेयर पर्पस के लिए, और दे आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यस और नो बोलिए। तो क्या मैं इनको डोनेशन देकर रिबेट के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ? यस हो सकता हूँ, लेकिन शर्त यह कि बैंकिंग चैनल के थ्रू देना है, अगर कैश दे रहे हैं या फिर इन काइंड दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और लास्ट वन इज व्हाट, फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। कोई क्लब बना हुआ है, क्रिकेट क्लब है, कोई टेनिस क्लब है, कोई फुटबॉल क्लब है, कोई बॉक्सिंग क्लब है, इस तरह के जो गली मोहल्ले में क्लब बने होते हैं जो पसमानदा इलाकों के अंदर या ऐसे स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं जो पाकिस्तान में मशहूर नहीं है। क्रिकेट तो पाकिस्तान में वैसे मशहूर है, तो क्रिकेट तो गली गली मोहल्ले में खेली जाती है, लेकिन आमतौर पे ऐसे स्पोर्ट्स क्लब
जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो हैं, लेकिन साथ साथ वो किसी क्या कहते हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए आप डोनेशन देते हैं तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, रिबेट क्लेम करेंगे। बट शर्त ये है कि मोड क्या होना चाहिए, थ्रू बैंकिंग चैनल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी डोनेशन देकर आप रिबेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि वो प्लस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो और साथ साथ अप्रूव बाय टैक्स अथॉरिटीज भी हो। चला, मैं समझ नहीं पाया आपके सवाल को, आप उसको मुझे बाद में तफसील से बताइएगा जरा मैसेज पर। रजिस्टर्ड कंपनीज का मतलब नहीं समझ पाया। ठीक है, ओके। जी, यहाँ पर आपके सामने खुद ही डेफिनेशन आ गई कि भाई चैरिटेबल पर्पस का मतलब क्या है। इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ द पुअर, education, medical relief, and the advancement of any other object of general public utility। मतलब चैरिटेबल का मतलब क्या है, लोग गरीबों की देखभाल करना, उनको रिलीफ प्रोवाइड करना, उनको तालीम देना। तो अगर आप कोई फी सबिलिल्लाह डिस्पेंसरी चला रहे हैं, आप फी सबिलिल्लाह स्कूल चला रहे हैं, आप लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी, आप थर के इलाके में जाकर कुएं खुदवाते हैं, उनको पानी की सहूलियात फराम करते हैं, ठीक है, आप रिलीफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं जलजले के दौरान या सैलाब के दौरान या कोरोना वायरस वैसी वबा के दौरान, तो इस दौरान आप ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये सारी रिलीफ एक्टिविटीज है बेटा। ठीक है, और अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं तो आप चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे। बस शर्त ये कि आपका इदारा नॉन प्रॉफिट हो और अप्रूव बाय टैक्स अथॉरिटीज। उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है टैक्स की नजर में। ठीक है, अच्छा जी, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की आ रही है डेफिनेशन। वो क्या है, मींस एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल विच इज। तो कभी भी एक इंडिविजुअल अपने आप को नॉन प्रॉफिट नहीं बोल सकता कि भाई मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूँ। वो तो इंडिविजुअल होगा और जो भी बेनिफिट होगा फिर वो उसके हिस्से में जाएगा। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक शर्त होती है, उसका प्रॉफिट रिसीव करने वाला कोई नहीं होता। तो एस्टेब्लिश्ड फॉर रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर और डेवलपमेंट पर्पजेस और फॉर द प्रमोशन ऑफ एमेच्योर स्पोर्ट्स। एमेच्योर मतलब वो स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान में अभी इतना मशहूर नहीं है, पसमानदा है। फुटबॉल पाकिस्तान में पसमानदा है, पाकिस्तान में क्या कहते हैं बॉक्सिंग इतनी आगे नहीं है, साइकिलिंग इतनी आगे नहीं है। मतलब ओलंपिक्स में कितने स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनमें अभी इतने आगे नहीं है हम, ना वो पाकिस्तान में मशहूर है ना वो खेले जाते हैं। बास्केटबॉल हो गई, बेसबॉल हो गई, ये गेम्स हमारे यहाँ कहाँ मशहूर है। तो अगर हम इस तरह के गेम्स के लिए कोई इदारा बनाते हैं इनको प्रमोट करने के लिए, और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और अप्रूव बाय टैक्स अथॉरिटीज है, तो ये स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स के लिए इदारा बन जाएगा और उनको कोई डोनेशन देगा थ्रू बैंकिंग चैनल या इन काइंड, तो वो शख्स रिबेट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड बात यह है कि शायद तला आप इस तरफ रेफर कर रहे थे मेरे ख्याल से, तो वो जो इदारा है वो बतौर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज पर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनी एक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, अप्रूव बाय कमिश्नर फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड। और वो जाके इस पर्पस के लिए कमिश्नर जो कि एफबीआर का मुलाजिम है उससे अप्रूवल लेगा कि भाई कि हमें जो डोनेशन दे आप उसको रिबेट दें, तो वो इस डोनेशन पर्पस के लिए अप्रूव भी होना चाहिए। None of its assets confers any a private benefit to any other person। ठीक है जी, और उसका बेनिफिशियरी कोई स्पेसिफिक शख्स नहीं होना चाहिए। उसकी बेनिफिशियरी जो होगी वो अगर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स के लिहाज से जनरल पब्लिक होगी, अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन के लिहाज से जनरल पब्लिक होगी। मतलब उसका बेनिफिट किसी स्पेसिफाइड पर्सन के हिस्से में नहीं आना चाहिए, या उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट किसी बंदे को तकसीम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने सब कुछ जो पढ़ा वो क्या पढ़ा बेटा, ये हमने जो कुछ भी पढ़ा वो ये पढ़ा कि एक बंदा डोनेशन के लिए एलिजिबल कैसे होगा। पहला सवाल, एलिजिबल कौन होगा, कोई भी पर्सन। कैसे होगा, डोनेशन देकर थ्रू कैश, कैश थ्रू बैंकिंग चैनल या इन काइंड। किसको डोनेशन देना है, नंबर 1 कोई भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ। बी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल रन और एस्टैब्लिश बाय फेडरल, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट।
सी या किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देना है जो कि अप्रूव बाय टैक्स अथॉरिटीज हो और एस्टेब्लिश हुई हो रिलीजियस पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, वेलफेयर के लिए, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आती हैं आप लोग? यस और चले अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो हम पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको हम एग्जांपल लेने के बाद पढ़ते हैं। चलें एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा, मिस्टर बी टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर 2020 इनकम from salary, for example 2,800,000. Income from other sources 700,000. आंसर क्या आ जाएगा? 3,500,000। इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल इनकम। लेस कर दें ज़कात, अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 100,000। टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 3,400,000। ठीक है जी। अब ये अदर इंफॉर्मेशन है। डोनेशन पेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल ₹200,000। ठीक है जी। मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को 2 लाख रुपए डोनेशन दिया है, ठीक है, और थ्रू बैंकिंग चैनल दिया है, ठीक है, और जब मेंशन ना हो तो हम अज्यूम कर लेंगे भाई थ्रू बैंकिंग चैनल दिया है। तो अब इसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे रिबेट कैसे, तवज्जो कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें? टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करें। मिस्टर बी टैक्स लायबिलिटी हाँ बताइए, सैलरीड केस, नॉन सैलरीड केस? सैलरीड केस, नॉन सैलरीड केस? कोई जल्दी करें बेटा, टाइम थोड़ा कम है, जल्दी करें। सैलरीड केस, नॉन सैलरीड केस? 2,800,000 को डिवाइड कीजिए सैलरीड केस। ओके, टैक्स वर्कआउट करेंगे। बताइए लोअर लिमिट क्या है इसकी? मतलब 3.4 मिलियन जो है वो कौन सी स्लेब में फॉल कर रहा है? टैक्स ऑन रुपीज वॉट, आप बताइए देख के मुझे। 5, उसकी लोअर लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है? उस स्लेब की मिनिमम लिमिट क्या है? 25 लाख। टैक्स ऑन रुपीज 2,500,000।
कितना 195,000, 1,95,000 ये है। अच्छा उसके बाद टैक्स ऑन रुपीज अबव कितना है 9 लाख रुपए एट 17.5%। जवाब दीजिए। यही रेट है बेटा, कंफर्म कीजिएगा सब लोग मिलकर। हाँ निकालो 9 लाख का 17.5%, 9 लाख का 17.5% निकालो 157,500। ठीक है, कितना बना सम, कितना बना क्विक? 3,52,500, 3,53,500। कंफर्म कीजिए 52, 53, 52। अब लेस करना क्या है? रिबेट ऑन डोनेशन। और वो कैसे निकलेगा? एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन द लोअर ऑफ, यानी एवरेज रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करना है दो में से किसी एक पर। नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन, कितना है एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन बताइए। एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन कितना है? 2 लाख। क्या 2 लाख रिबेट बनेगा? नो। नंबर 2 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का 30% निकाल लीजिए। 3,400,000 का 30% निकाल लीजिए। थर्टी परसेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम निकाल लीजिए। ये एक लिमिट है, इससे ज्यादा अमाउंट पर रिबेट ऑन डोनेशन अलाउ नहीं होगा। तो अब ये बोलता है जनाब के, सुनिएगा बात को, अब ये बोलता है क्या लगाओ? एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगाओ। किस पर? 1 या 2 पर, जो दोनों में से लोअर हो। तो अब जरा देखिएगा, मैं लगा रहा हूं A/B मल्टीप्लाइड बाय C। अब ए वही है, टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट ऑन डोनेशन। नाउ व्हाट इज टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट ऑन डोनेशन? व्हाट इज टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट ऑन डोनेशन? What is tax liability before rebate on donation? Good. 352,500. What is taxable income? What is taxable income? 3,400,000. तो A अपॉन B तो जो है वो क्या है? A अपॉन B क्या है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स। वो मल्टीप्लाई होना है C से, और C जो है ना वो जो 1 और 2 में से लोअर है वो बनेगा। 1 और 2 में से जो लोअर है वो C बनेगा। बताइए 1 और 2 में से लोअर क्या है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल अमाउंट डोनेशन कितना है? 2 लाख रुपए, और टैक्सेबल इनकम का 30% जो है वो 10,20,000 रुपए। लोअर क्या है दोनों में से? तो सी बनने के लिए क्या है? कंपटीशन है 1 और 2 में, जो लोअर होगा वो सी बनेगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा? A अपॉन B से। कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए।
बताइए मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है? क्या आंसर आता है? 20,735। तो 352,500 में से हमें जो रिबेट ऑन डोनेशन मिला है वो मिला है 20,735, और उसको माइनस करने के बाद क्या बचता है? 352,500 माइनस 20,735, 331,765। ठीक है जी। तो अब ये मैंने जो कैलकुलेशन की है वो कैसे की है? लॉ बोल रहा है भाई। लॉ क्या बोल रहा है जरा आके देख लीजिए। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां से, क्विक जरा समझिएगा बात को। टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट किया जाएगा, अलाउ होगा। कैसे अलाउ होगा? एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? ए अपॉन बी। कहता है ए अपॉन बी लगाओ ऑन द लोअर ऑफ द फॉलोइंग। 1 और 2 में से जो लोअर हो उसको ए अपॉन बी से मल्टीप्लाई करो। 1 क्या है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन, हमारी एग्जाम्पल में 2 लाख रुपए। और बी क्या है? 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। और ये लिमिट इंडिविजुअल और एओपी के लिए 30% है, कंपनी के लिए कितनी है? 20%। यानी अगर आप ये रिबेट कंपनी के लिए वर्कआउट कर रहे हैं तो आप 20% अमाउंट लें टैक्सेबल इनकम का। लेकिन अगर आप किसी इंडिविजुअल या एओपी के लिए रहे हैं तो आप क्या कितना लें? 30%। क्योंकि मिस्टर बी इंडिविजुअल था, हमने कितना लिया? 30%। तो कहता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करो ऑन द लोअर ऑफ द फॉलोइंग। 1 और 2 में से जो लोअर होगा उस पे ए अपॉन बी लगाओ, और जो आंसर आया उसको क्या मान लो? रिबेट ऑन डोनेशन। जो आंसर आया उसको क्या मान लो? रिबेट ऑन डोनेशन। टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन द लोअर ऑफ द फॉलोइंग। ए अपॉन बी लगाओ, 1 और 2 में से जो लोअर हो, यानी आसान लफ्जों में 1 और 2 में से जो लोअर होगा वो सी बनेगा, मल्टीप्लाई किससे होगा? ए अपॉन बी से। क्या ये बात क्लियर होती है आप लोगों को बेटा? जवाब देना प्लीज। सबसे पूछ रहा हूं बेटा, जवाब देना प्लीज। तो ये कैलकुलेशन आपके सामने है। तो हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया आपसे? एक पिछला रिबेट हमने थोड़ा एडवांस करके पढ़ा, और हमने आज की क्लास में रिबेट ऑन डोनेशन कवर किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको लॉ की लैंग्वेज समझ में आ रही होंगी, और उसकी वर्किंग जो मैंने करके दिखाई है, लॉ जिस तरह बात कर रहा है वो आपको समझ में आ रही होगी। तो इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन हमारा होगा अगली क्लास के अंदर। आज तक इसको इतना स्टॉप करते हैं। मजीद हम रिबेट्स को, डोनेशन को कंटिन्यू करना है आगे, डोनेशन को और आगे पढ़ेंगे तफसील से मजीद। डोनेशन वाली बात अभी बाकी है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इसका अलाउंस डोनेशन का वो भी पढ़ेंगे और फर्दर डिस्कशन भी करेंगे इसके ऊपर। ओके बेटा, यहाँ तक स्टॉप करूंगा। अल्लाह हाफिज़।